हेलो दोस्तों। मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में। क्या होता है ये दोनों कॉन्सेप्ट? दरअसल ये सुनने में एक जैसे नाम लगते हैं, लेकिन ये नाम एक जैसे नहीं है। दोनों में कई जमीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन आपको डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन का अगर मतलब समझना है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। वीडियो में हम पूरी डिटेल में समझने वाले। सबसे पहले हम इसका समझेंगे कॉन्सेप्ट, उसके बाद समझेंगे इसका मीनिंग, डेफिनेशन वगैरह जो भी है सब इसका समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि मैं आप डेप्रिसिएशन की सबसे पहले बात करते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। सपोज करो आपने कोई एक एसेट खरीदा। एसेट कौन सा? फिक्स्ड एसेट। आपने कोई एक फिक्स्ड एसेट खरीदा है। और फिक्स्ड एसेट कौन सा वाला? एक ऐसा एसेट जिसको आप छू सकते हो। ठीक है। जैसे कि आप सपोज करो आपने खरीदी मशीनरी। आपका बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग आप करते हो, तो आपने मशीनरी खरीदी है। और वो मशीनरी खरीदी है 10 लाख रुपए की। अब आपने ये देखा, ये मशीनरी कितने साल चलने वाली है। आपने ये अंदाज़ा लगाया, इसकी यूजफुल लाइफ कितनी होने वाली है, ये आपने अंदाज़ा लगाया। आपने जिसे मशीनरी खरीदी थी जिससे, उससे पूछा। वो कह रहा है कि देखो ये शायद 10 साल चलेगी। 10 साल मतलब 10 साल इसकी है। और हाँ, 10 साल में ये नहीं है कि इसकी वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन हाँ, 10 साल में 10 साल तक चलेगी, लेकिन उसके बाद इसकी वैल्यू बहुत ही कम रह जाएगी। मतलब इसकी जो रेजिडुअल वैल्यू होती है, रेजिडुअल वैल्यू मतलब बहुत ही, मतलब जो रद्दी के दाम में जो बिकती है, रेजिडुअल वैल्यू बचा कुचा जो भी वैल्यू रहेगी वो उसकी लगभग 10,000 रह जाएगी। हमने कहा ठीक है फिर। तो हमने सोचा कि यार इसका मतलब ये है कि 10 लाख की आज मैं खरीद रहा हूँ, 10 साल के बाद 10,000 वैल्यू रह जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसकी वैल्यू कितनी घट जाएगी? हमने सोचा यार, इसकी वैल्यू कितनी घट जाएगी। हमने ये सोचा कि देखो, हमने सोचा कि 10 लाख की हमने अभी आज खरीदी है, 10,000 रह जाएगी। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी गिर जाएगी बताओ? 9,90,000। 9,90,000 तो गिरेगी। फिर 9,90,000 माइनस करो 10 लाख में से, कितना आएगा? 10,000। तो मतलब 9,90,000 इसकी वैल्यू कितने साल में गिर जाएगी? 10 ईयर्स में। तो 10 ईयर्स में अगर 9,90,000 इसकी वैल्यू गिर जाएगी, तो एक साल में कितनी गिरेगी? क्या मैं निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। 99,000। समझ गए? 99,000 रुपीज इसकी वैल्यू एक साल में गिर जाएगी। तो अब मुझे अकॉर्डिंग टू एक्युरल कॉन्सेप्ट, आपने शायद पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, एक्युरल अकाउंटिंग के बेस पे हमें इस रिकॉर्ड करना पड़ेगा हर साल ये कि 99,000 हर साल इसकी वैल्यू कम करनी पड़ेगी, मशीनरी जो आज मैंने खरीदी है। क्योंकि एक्युरल कॉन्सेप्ट यही कहता है। एक्युरल कॉन्सेप्ट, एक्युरल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपको एक्सपेंसेस, इनकम्स सारी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, चाहे वो कैश में रिसीव होगी या नहीं हो रही। आपको 99,000 एक्चुअल में आपका कैश में नुकसान थोड़ी हो रहा है, लेकिन ये फ्यूचर में होगा जब इसको आप 10,000 की बेचोगे। एक्चुअल में उस समय नुकसान होगा आपको, लेकिन अकॉर्डिंग टू एक्युरल कॉन्सेप्ट आपको आज ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि हर साल के हिसाब से हमने कैलकुलेट करा, तो हर साल के हिसाब से 99,000 की वैल्यू गिर रही है। तो आपको उसको सही दिखाना पड़ेगा, एक्चुअल में उसकी वैल्यू एसेट की दिखानी पड़ेगी। बहुत सारे प्रिंसिपल है, जैसे कि हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी है, उसके हिसाब से भी हमें इसका करना पड़ता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट भी है, कई सारे कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पे आपको डेप्रिसिएशन लगाना बहुत ज़रूरी है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई इस साल के खर्चे रिकॉर्ड करने जरूरी है, तो डेप्रिसिएशन लगाना बहुत ज़रूरी है। फिर तो इस साल का खर्चा है ना 99,000 उसका, अब वो कैश में रिसीव हो रहा है, कैश में पे करा या नहीं करा, आपको रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। और इसे ही बोलते हैं डेप्रिसिएशन, इसे ही बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन। ठीक है, बात समझ में आ गई कि डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं। डेप्रिसिएशन मतलब होता है कि जो आपने अपना एक फिक्स्ड एसेट खरीदा और जो कि टेंजेबल है। टेंजेबल का मतलब होता है जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं। ऐसे एसेट नहीं जिसको हम देख ही नहीं सकते, नहीं, जिसको आप देख सकते हो, छू भी सकते हो। ऐसे एसेट
कि जब वैल्यू गिर जाती है, जब गिरती है हर साल, अकॉर्डिंग टू मतलब कई सारे रीजन हो सकते हैं कि एसेट पुराना हो रहा है, एसेट पुराना हो रहा है, कोई खरीदना नहीं चाह रहा, उसकी वजह से उसकी वैल्यू गिर जाती है। एसेट में कुछ खराबी आ गई है, उसकी वजह से वैल्यू गिर जाती है। कोई भी एक एबनॉर्मल रीजन हो सकता है कि भाई कुछ एसेट सामान टूट गया है, कुछ डैमेज हो गया है, कई सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वैल्यू गिरती रहती है। और आपको भी पता है जो भी आप अपने जितने भी आप खरीदते हो कुछ भी आप, उसकी वैल्यू भी गिरती रहती है। आप जैसे कि आप खरीदते हो मोबाइल, उसकी वैल्यू सेम नहीं रहती, हर साल गिरती रहती है। आप कुछ भी खरीद लो उसकी वैल्यू गिरती रहेगी। हाँ, कुछ एसेट ऐसे होते हैं जिसकी वैल्यू बढ़ती रहती है, जैसे कि लैंड, लैंड एंड बिल्डिंग, जमीन खरीदोगे तो जिसकी डिमांड ज़्यादा होती रहती है उसकी वैल्यू तो बढ़ती रहती है, लेकिन जिसकी डिमांड एक्चुअल में कम होती रहती है तो उसकी वैल्यू भी गिरती रहती है। तो डेप्रिसिएशन उन एसेट्स पे लगता है जिसकी वैल्यू गिरती रहती है हर साल। तो आपको उसकी वैल्यू हर साल कितना गिर रही है वो डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता है, और हर साल कितनी वैल्यू गिर रही है वही आपका डेप्रिसिएशन होता है, और वो आपको हर साल चार्ज करना पड़ता है उस एसेट के ऊपर। समझा की बात? ये होता है हमारा डेप्रिसिएशन। अब बात करते हैं हम एमोटाइजेशन के ऊपर। एमोटाइजेशन क्या होता है? सपोज करो कि आपने खरीदी है, मैं सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ आपको गुडविल का। गुडविल, गुडविल खरीदी जाती है, तो जो गुडविल बैलेंस शीट में या फिर जो गुडविल अकाउंटिंग रिकॉर्ड में आपका अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होती है ना, वो होती है खरीदी हुई गुडविल। मतलब आपने एक बिजनेस करना चाह रहे थे, और आपने वो बिजनेस कहीं से खरीद लिया किसी से, लेकिन वो आपको उतने का बिजनेस नहीं देगा। सपोज करो वो बिजनेस की वैल्यू 5 लाख की भी थी, लेकिन वो आपसे 5 लाख नहीं लेगा, वो कहेगा कि मैं गुडविल एज अ चार्ज करूंगा, क्योंकि मैं इतने सालों से यहाँ पर बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा पूरा कस्टमर बेस है, तो मैं आपको 5 लाख का क्यों बेचूं, मैं आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। और वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं वही होती है हमारी गुडविल। तो उस गुडविल की वैल्यू हमने रखी। अब सपोज करो हमने एस्टिमेट लगाया कि गुडविल हमारी 5 साल चलने वाली है, मतलब 5 साल चलेगी गुडविल, इससे ज़्यादा नहीं चलने वाली। 5 साल के लिए हमारा ये गुडविल है। 5 साल आपको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको देती रहेगी गुडविल। गुडविल क्या होता है? कुछ एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट देते रहना, एक्स्ट्रा प्रॉफिट आप कमा लोगे। समझ गए? तो आपकी गुडविल अगर 5 साल की है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं ये 2 लाख, 2 लाख की जो गुडविल है ना, ये 5 साल चलने वाली है। क्या मैं कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ कि जो 2 लाख रुपए हमें गुडविल है, इसका मतलब मैं 2 लाख का जो प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमाऊंगा, ये भी कह सकता हूँ मैं कि 2 लाख में जो मैं एक्स्ट्रा मैं जो कमा रहा हूँ वो गुडविल की वजह से कमा रहा हूँ। तो ये गुडविल मेरी एक्चुअल में 5 साल चलने वाली है, 2 लाख रुपए की, 2 लाख की गुडविल 5 साल चलने वाली है। इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 2 लाख रुपए मैं एक्स्ट्रा कमाऊंगा। गुडविल क्या होता है? एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स, कि मैं 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाऊंगा 5 साल तक। इसका मतलब क्या हो गया कि हर साल इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या सेम रह जाएगी? इसकी भी, इसकी वैल्यू वैसे नहीं गिर रही, लेकिन तब भी मुझे इसकी वैल्यू को गिराना होगा जानबूझ के। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि 2 लाख रुपए, ये जो है ना 2 लाख रुपए 5 साल तक चलेंगे, तो इसका मतलब हर साल 40,000 रुपये 5 साल चलेंगे ना, 2 लाख रुपये, 2 लाख का मैं प्रॉफिट 5 साल तक कमाऊंगा, पर हर साल इसका मतलब उसके बाद तो 5 साल के बाद इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो मतलब कि मुझे अकॉर्डिंग टू वही कॉन्सेप्ट आ गया ना, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, कि भाई हर साल इसका मतलब इसकी भी वैल्यू मुझे डाउन करनी पड़ेगी 40,000 रुपये, क्योंकि 40,000 डाउन करूंगा एक साल, 5 साल तक, तो कितनी वैल्यू डाउन हो जाएगी? 2 लाख रुपए। अगर एक एक साल में 40,000 डाउन करूंगा वैल्यू इसकी, और 5 साल तक करूंगा, तो 2 लाख रुपए डाउन कर दूंगा, फिर इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इसीलिए आपको अकाउंटिंग के बेस पे आपको इसकी भी वैल्यू गिरानी होगी। एक्चुअल में इसकी वैल्यू कोई गिर नहीं रही है, जैसे कि ऊपर एसेट की वैल्यू गिर रही थी, हमारे कोई जानबूझ के चार्ज नहीं कर रहे थे, उसकी एक्चुअल में वैल्यू गिर रही थी, लेकिन यहां पर उसकी एक्चुअल में वैल्यू गिर नहीं रही है, हमें गिरानी पड़ेगी, हमें उसकी वैल्यू को गिराना पड़ेगा। क्योंकि वही चीज, हम एक्यूरल कॉन्सेप्ट पे बेस के चलते हैं, हमें हमें वो दिखाना होगा कि हम सिर्फ उस साल के, मैचिंग कॉन्सेप्ट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कि हमें सिर्फ उसी साल के खर्चे दिखाने हैं, उस साल के खर्चे दिखाने होंगे, चाहे वो एक्चुअल में आपके हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर खर्चा हो रहा है आपको, भले ही वो कैश में नहीं हो रहा, लेकिन दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए इसका भी एक्चुअल में वैल्यू 40,000 रुपये गिर रही है, तो मुझे हर साल इसकी वैल्यू गिरानी पड़ेगी 40,000 से।
और जब इसको आप गिराते हो बिना कोई रीजन के, लेकिन उसको आप खत्म करते हो उसकी वैल्यू को, उसे बोलते हैं राइट ऑफ करना। क्या करना? राइट ऑफ करना। राइट ऑफ करना बोलते हैं जिसकी वैल्यू आप एसेट की वैल्यू को कम कर देते हो, खत्म कर देते हो, एक्चुअल में उसकी वैल्यू नहीं गिरी है। इसीलिए इसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? एमोटाइजेशन। इसी को बोलते हैं हम एमोटाइजेशन। समझ गए? यानी कि एक्चुअल में उसकी वैल्यू नहीं गिरी गुडविल की, लेकिन आप उसको राइट ऑफ कर रहे हो, उसको खुद घटा रहे हो, क्योंकि आपको एक्चुअल में उसकी वैल्यू दिखानी है। सो इसे बोलते हैं हम एमोटाइजेशन। चलिए इसके डेफिनेशन समझते हैं। सो डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एनी एसेट ओवर टाइम। किसी भी वैल्यू की, एसेट की वैल्यू गिरना टाइम के साथ साथ, ड्यू इन पर्टिकुलर टू वियर एंड टीयर और गेटिंग ओल्ड। वियर एंड टीयर क्या होता है? कि उसके डैमेज हो जाना, एसेट बिल्कुल खराब हो जाना, ठीक है, नॉर्मल यूसेज से, उसे बोलते हैं वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर एक पूरी पूरी टर्म है, वियर एंड टीयर, ठीक है। वियर एंड टीयर मतलब उसकी एसेट की वैल्यू बिल्कुल खराब हो जाना, एसेट खराब हो जाना, कि आप उसको इस्तेमाल करते रहते हो तो खराब हो जाती है वैल्यू उसकी, है ना, वो खराब हो जाता है एसेट। तो उसके हिसाब से आपका वियर एंड टीयर हो जाता है एसेट का। और गेटिंग ओल्ड, पुराना हो गया भाई, कोई खरीदना नहीं चाह रहा उसको, तो डेप्रिसिएशन उसे बोलते हैं, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एनी एसेट। यहाँ पर कौन सा वैसे एसेट है? यहाँ पर टेंजेबल एसेट है, मैंने को पहले ही बताया था, बट टेंजेबल जिसको हम छू सकते हैं। डेप्रिसिएशन हमेशा उस पर लगता है जिसको हम छू सकते हैं, जिसको क्योंकि अगर एसेट पुराना हो रहा है या किसी भी चीज का, तो इसका मतलब उसको भाई देख सकते हैं, टेंजिबल है, छू सकते हैं। लेकिन एमोर्टाइजेशन क्या होता है? एमोर्टाइजेशन रेफर टू स्प्रेडिंग द कॉस्ट ऑफ एन इनटेंजिबल एसेट ओवर द एसेट्स यूजफुल लाइफ। मतलब कि उसकी एसेट, जो आपने इनटेंजिबल एसेट खरीदा है, उसकी जो कॉस्ट है उसको स्प्रेड कर देना, मतलब उसको बांट देना कि भाई हर साल उसकी वैल्यू कितनी है ओवर द एसेट यूजफुल लाइफ, कि उसकी यूजफुल लाइफ के हिसाब से। सपोज करो हमने यहाँ गुडविल थी, तो गुडविल को क्या करा, उसकी एसेट की वैल्यू को हमने स्प्रेड कर दिया कि 40,000 40,000 40,000, हर साल इसकी वैल्यू एक्चुअल में 40,000 गिरेगी। तो उसके हिसाब से हम उसकी एक्चुअल में उसकी वैल्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं हर साल। तो उसकी आपने क्या करा, इसको रिडक्शन नहीं करी। रिडक्शन किसे करते हैं? जब उसकी एक्चुअल में उसकी एसेट की वैल्यू गिर रही हो, पर यहाँ पर एक्चुअल में नहीं गिर रही उसकी, लेकिन हम उसको एक्चुअल में उसके एसेट की जो कॉस्ट है उसको बांट रहे हैं ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, कि उसकी चलने वाली कितनी है भाई, उसकी लाइफ कितनी है। भाई ये 5 साल इसकी लाइफ है, तो उसके हिसाब से हमने इसको 5 साल के हिसाब से हमने इसकी यूजफुल लाइफ को बांट दिया कि भाई हर साल इसकी वैल्यू, फिर इसका मतलब 40,000 मुझे एक्चुअल में घटानी होगी, क्योंकि उसकी वैल्यू सिर्फ 5 साल चलने वाली है। तो उसके हिसाब से हमने उसको एसेट की वैल्यू को, इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू को रिकॉर्ड करना होगा। सो इसे ही बोलते हैं हम एमोटाइजेशन। देखो इसमें ये लिखा हुआ है, इट इज यूजली रेफर्स टू राइटिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट, राइटिंग ऑफ कि उसकी वैल्यू कितने साल चलने वाली है, उसके हिसाब से उसको रिटर्न ऑफ कर देना। लाइक गुडविल, पेटेंट, आप पेटेंट करवाओगे तो यही होगा, कॉपीराइट करवाओगे तो यही होगा। तो इसके हिसाब से होती है, ठीक है। तो एमोटाइजेशन लगता है हमारा इनटेंजिबल एसेट पे, और डेप्रिसिएशन लगता है हमारा टेंजिबल एसेट पे। यही सबसे बड़ा एक तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि एमोटाइजेशन सिर्फ इनटेंजिबल एसेट में नहीं लगता, इसकी एक्चुअल टर्म का मतलब क्या होता है? चुकाना, चुकाना कुछ। यानी कि ये एमोटाइजेशन वर्ड कहाँ से निकला था? एक्चुअल में डेप्ट को पे करने को, डेप्ट पेमेंट पे। जब आपने कोई उधार लिया है, सपोज करो आपने बैंक से लोन लिया, तो जो बैंक से लोन लिया है ना, वो कितने साल का लिया है, तो उसको हर साल आपको चुकाना होगा, नहीं चुकाना होगा? कुछ इंस्टॉलमेंट आपने बनाई होगी, नहीं बनाई होगी? उस इंस्टॉलमेंट को पे करने को ही बोलते हैं एमोटाइजेशन, कि आपने अपने लोन की वैल्यू को बांट दिया कि हर साल एक्चुअली में मुझे इसका मतलब इतनी वैल्यू पे करनी होगी। उसी को बोलते हैं एमोटाइजेशन। इसलिए तब इसमें इसलिए इसका मतलब है स्प्रेडिंग द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट ओवर इट यूजफुल लाइफ। मतलब आपने कोई एसेट खरीदा, आपने देखा कि ये 5 साल तक है, या फिर आपने कोई बैंक से लोन लिया, मान के चलो 10 लाख का, और ये 10 सालों के लिए है, इसका मतलब हर साल इसकी वैल्यू को मुझे कितना पे करना होगा, ये आप निकाल सकते हो। इस तरीके से होता है हमारा एमोटाइजेशन, कि आप उसकी एसेट की वैल्यू को, कॉस्ट को बांट दो, स्प्रेड कर दो, कि हर ओवर इट यूजफुल लाइफ, कि हर साल के हिसाब से। तो उसके हिसाब से फिर आप उसकी वैल्यू को रिटर्न ऑफ कर दो, कि उसकी एक्चुअल में फिर वैल्यू दिखाओ कि हर साल उसकी वैल्यू को मुझे कितना कम करना होगा। स्पेशली ये यूज होता था पहले डेप्ट पेमेंट पे।
ठीक है, ये लोन की पेमेंट पे भी एमोटाइजेशन वहीं से निकला है वर्ड। और फिलहाल के लिए ये हमारा इंटेंजिबल एसेट पे लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपका स्ट्रेट लाइन मेथड ही सिर्फ है, इसमें स्ट्रेट लाइन मेथड ही होता है। और जैसे कि आप जानते हो, इसमें कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं होती, रेजिडुअल वैल्यू का, और यस रेजिडुअल वैल्यू या फिर सैल्वेज वैल्यू। मतलब जैसे कि अगर मैंने, जैसे ऊपर हमारा मशीनरी थी, उसकी कोई वैल्यू बच रही थी, तो हमने उसको माइनस कर दिया था कि हाँ भाई 10,000 वैल्यू उसकी बचेगी। पर इसकी क्या बचेगी भाई? गुडविल एक्चुअल में मुझे थोड़ी पता है कि भाई इसकी वैल्यू कम थोड़ी हो रही थी कि इसकी वैल्यू इतनी बच जाएगी। नहीं, ये कोई एक्चुअल में आपका इंटेंजिबल एसेट नहीं है। इसीलिए इसकी वैल्यू आपकी कोई सैल्वेज वैल्यू नहीं बचती। इसमें आपको सीधा स्ट्रेट लाइन मेथड लगाना होता है कि भाई आपने सीधा जितने सालों के लिए उसको डिवाइड कर दिया, तो हर साल आपको 40,000 ही कम करने होंगे। इसमें ऐसा जरूरी नहीं है, इसमें ऐसा जरूरी नहीं है। ये तो मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया था 99,000, पर इसमें एक और भी मेथड होते हैं, जैसे कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डबल डिक्लाइनिंग मेथड, कई सारे मेथड्स होते हैं डेप्रिसिएशन लगाने के। पर यहाँ पर आपका एक ही मेथड है, क्योंकि इसमें कोई एक्चुअल में वैल्यू उसकी कम नहीं हो रही। हमें तो उसको कि उसकी कितने साल चलने वाला है वो एसेट, उसके हिसाब से हम उसको कम कर रहे हैं। इसलिए आपका एमोटाइजेशन स्ट्रेट लाइन मेथड पे लगता है सिर्फ। सो उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आया होगा दोनों के बीच में क्या मीनिंग होता है, दोनों बीच में डिफरेंस क्या होता है असल में। और अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना उन लोगों के साथ जिनको समझ नहीं आता है। और कमेंट करके बताना कैसी लगी। और वीडियो देखना चाहते हो तो कॉमर्स कॉमर्स के बेसिक फंड एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाके देख सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।